अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश दरअसल चुनाव प्रदेश है। यहाँ कोई न कोई चुनाव चल रहे होते हैं, चुनाव आ रहे होते हैं या चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो रही होती है। इस वक्त निकाय चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल चुनाव इस वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव 2 सीटों पर, और चुनाव भी, वोटिंग भी निकाय चुनाव के साथ होने जा रही है। दोनों बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। एक रामपुर की स्वार सीट जो अब्दुल्ला आजम की सीट है, और वहाँ से उनकी बर्खास्तगी के बाद, उनको डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो सीट रिक्त हुई है। दूसरी मिर्ज़ापुर जनपद की 96 सीट है जो वहाँ के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन से खाली हुई है। इन दोनों सीट पर चुनाव है और यूपी की 2 विधानसभा सीटें, मतलब बहुत कुछ। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव, इनका आपस में बड़ा सामंजस्य है। उत्तर प्रदेश हमेशा से चुनाव में रहने वाला प्रदेश है। चुनाव और उत्तर प्रदेश ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक फिर चुनाव आ गया है और इस बार का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर है। एक मिर्ज़ापुर की 96 सीट जो दरअसल अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, और इस सीट पर पार्टियां नहीं, कोल समाज जीतता है। जिसके साथ कोल समाज है या जिस पार्टी ने कोल समाज के बड़े नेताओं को टिकट दिया, वही जीतकर इस पे आए हैं। और कोल समाज में भी कोल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 2-3 परिवार हैं जो हर दल का स्वाद चख चुके हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है कोल समाज से पकौड़ी लाल कोल। इन सज्जन की खासियत यह है कि ये हर दल में रह चुके हैं, बसपा में भी, समाजवादी पार्टी में भी और बीजेपी में आजकल है, और टिकट मिला है अपना दल से इनकी फैमिली में। तो पकौड़ी लाल कोल और उनका परिवार बड़ी अहम भूमिका निभाता है इस चुनाव में। ये सीट अपना दल इसके विधायक राहुल प्रकाश के निधन से खाली हुई थी, तो जाहिर सी बात है उनको मिली है। ये अनुसूचित जनजाति सीट है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ जाति है, सिर्फ अनुसूचित जाति समाज है। बाकी इस सीट पर कभी किसी मुद्दे के आधार पर वोटिंग नहीं होती है। ये इस सीट का इतिहास है। पहले ये सामान्य थी, बाद में ये रिजर्व होकर एसटी बिरादरी को चली गई। एक तो ही बात ये। और इस सीट में बसपा भी जीती है, सपा भी जीत चुकी है, बीजेपी भी जीत चुकी है, और अब अपना दल भी जीती थी। यानी जिसके साथ कोल समाज के लीडर हैं वो पार्टी ये सीट जीत लेती है। तो लब्बो लुआब ये है, कोल जिसके साथ सीट उसकी। अब आइए रामपुर चलते हैं। रामपुर की स्वार सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और बहनों भाइयों, इस सीट का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि 1969 में ही जनसंघ के पास स्वार सीट थी। 1969 यानी ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कभी एक जमाने में रही है। और एक बार तो 89 से लेकर 96 तक 4 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। उसके बाद इस सीट पर कब्जा हो गया नवाब फैमिली का। नवाब फैमिली 2002 से लेकर 2017 तक यानी 15 साल 3 बार बैक टू बैक नवाब काजिम अली इस सीट से विधायक रहे। और उसके बाद ग्रैंड एंट्री होती है अब्दुल्ला आजम खां की। 2017-2022 2 चुनाव, दोनों में डिस्क्वालीफाइड। लेकिन जो जीत का अंतर रहा है अब्दुल्ला आजम के, वो बहुत बड़ा रहा है। लिहाजा पिछली बार भी आजम खां के बढ़ते प्रभाव के चलते या अब्दुल्ला आजम के प्रभाव का जो था कारण, बीजेपी ने वहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं दिया, बल्कि अपने गठबंधन दल अपना दल एस से वहाँ कैंडिडेट दिया। बुरी तरह से हार हुई अपना दल एस के कैंडिडेट की। अब्दुल्ला आजम को तकरीबन 60% कास्ट हुए सारे वोट में से 60% वोट मिले थे, और अपना दल एस के कैंडिडेट को तकरीबन 30%। अंतर बड़ा था। अब जब वो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं तो बीजेपी ने एक बहुत राजनीतिक तरीका निकाला। दोनों सीटों को अपना दल इसको दे दिया लड़ने के लिए। बीजेपी खुद डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रही है इस बार असेंबली का। उसने दोनों सीटें अपने सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी को दे दिया है। ये तो हुआ एनडीए गठबंधन की बात। समाजवादी पार्टी
स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। ये बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड सीट रही है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों पर ही दांव लगाया इस सीट पर। लेकिन बहनों भाइयों, इस बार तो कमाल हो गया। हाँ, कमाल हो गया। बीजेपी गठबंधन से इस बार मुसलमान प्रत्याशी मैदान में, शफीक अहमद अंसारी, और समाजवादी पार्टी जो परंपरागत ये मुसलमान सीट है, यहाँ से हिंदू प्रत्याशी उतारा है अनुराधा चौहान को। अब समझिएगा कि गेम कितना बड़ा है दोनों पार्टियों का, रिस्क कितना बड़ा है और चैलेंजेस कितने बड़े हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और यहाँ के नेताओं के मूव देखिए, आपको राजनीति में पीएचडी हासिल हो जाएगी। कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प। शफीक अहमद अंसारी को भी आज हमने डिबेट में बुलाया है, आप कुछ बयान सुने। हर व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो देखिए कितने उत्साह से शफीक अहमद अंसारी को विधायक बनाने के लिए मजबूती से अपना विचार व्यक्त कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब किसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। रिजल्ट क्लियर है और जिनको इस रामपुर की जनता के जिन्होंने ठेका ले रखा था वो मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। इस बार भी उस सहयोगी दल ही उस पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा का गठबंधन पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ताकत के साथ इस उपचुनाव में उतर रहा है और इन दोनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत कर दिखाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जहां उपचुनाव होने हैं 96 में और स्वार में काम कर रही है। एक सीट समाजवादी पार्टी की पहले से थी और एक जो 96 वाली है वो भी जीत करके दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की खाते में दोनों विधानसभा की सम्मानित जनता देगी। दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराएगी। हम लोग बात कर रहे हैं कि पिछले अब ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो आम नागरिक को मूलभूत सुविधाएं देने में सक्षम नहीं साबित हुई है, तो जनता में भारी विरोध है। उसी के मद्देनजर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में उपचुनाव हो चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, पूरी ताकत से लड़ें। तो बहनों भाइयों, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से, अंशु अवस्थी कांग्रेस से, यूसुफ अंसारी जाने माने पत्रकार, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और शफीक अहमद अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, अपना दल सोनेलाल के पार्टी से प्रत्याशी और स्वार के सीट जो रामपुर जनपद की है वहाँ से कैंडिडेट, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है उसके कैंडिडेट। शफीक अहमद अंसारी जी, हमें समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहली बार ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कैसा महसूस हुआ जब आपको टिकट मिला? तो अब आप कमल के निशान पर तो नहीं, लेकिन अब अपना दल इसके निशान पर लड़ रहे हैं, तो आपकी कम्युनिटी और आप लोगों ने उसको कैसे फील किया? और भाजपा नेतृत्व ने हम पे विश्वास किया, हम उनके आभारी हैं जी। तो ये बताइए कि इस बार का चुनाव तो बड़ा दिलचस्प है और अब्दुल्ला आजम की सीट की रिक्तता के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है साहब, चुनाव जीतेंगे क्योंकि हम लोकल के हैं और काफी हमें हर बार का 100% चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि ये फार्मूला है आपके पास। आजम खां के परिवार की चुनौती को स्वीकार करने की स्थिति में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम पसमाता समाज से भी आते हैं और वहाँ पर जो है पसमाता समाज का 70% वोट है वहाँ, और अपर वर्ग का भी काफी वोट है, तो हमें हर समाज का वोट मिल रहा है, हर वर्ग का वोट मिल रहा है और इसी वजह से हम पर मुसलमानों में रिएक्शन नहीं है, वो तो बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग का पैटर्न है और ये खुला सच है, तो आपको कैसे स्वीकार करेंगे लोग वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि जनता में बहुत उत्साह है, ऐसा नहीं है, स्वीकार करेंगे और काफी जश्न है लोगों में। तो जब आपने देखा कि आपके सामने एकदम ऐसा उम्मीदवार लाके समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया, आपने एक्सपेक्ट किया था कि कोई हिंदू प्रत्याशी लाया जाएगा आपके सामने? नहीं, अब देखिए, ये तो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, वो जिसे चुनाव लड़ाएं, लेकिन हमारे जो एनडीए गठबंधन हम पे भरोसा किया है, उस पर हम इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे।
तो जो बीजेपी सरकार की वर्तमान में नीतियां हैं वो स्वार के मुसलमानों को पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्योंकि जो भी माननीय योगी जी की जो वो चल रही हैं योजनाएं हैं, हाँ। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसमें हर वर्ग को साथ जो है साथ काम किया जा रहा है। ओके। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ओके। कोई सी भी योजना हो, जनधन योजना हो, कोई सी योजना हो, सब बिल्कुल बराबर सब कुछ जो है वो एकदम। आपको अंतर पता है कि पिछली बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हार जीत का अंतर कितना बड़ा था? नहीं, देखिए वो आम चुनाव था, ये उपचुनाव है, और अब में जब में बहुत अंतर है, परिस्थितियां चेंज हैं। अच्छा, तो ये उपचुनाव में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा हमें भी बताएंगे? नहीं, उपचुनाव में अंतर नहीं होता। उपचुनाव में ओके। ये है कि सब लोग इसमें जो है काफी दिलचस्पी लेते हैं, और ओके। आम चुनाव में और उपचुनाव में थोड़ा अंतर होता है। ऑलराइट, एक सवाल और है कि एक ज़माने में मुझे अच्छे से याद है कि आप आजम खां के बहुत ही करीबी व्यक्ति गिने जाते थे, और आजम खां की बड़ी ब्लेसिंग्स रही। आप कई बार स्वार की नगर पालिका सीट से आप चेयरमैन भी रहे। किस बात पे आपका आजम खां से इतना मतभेद हुआ कि आज उनकी बेटे की डिस्क्वालीफाइड सीट पर आप बीजेपी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आजम खां के सिंबल पर हम कभी चुनाव नहीं लड़े। नगर पालिका का चुनाव में 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ। और आजम खां साहब का कैंडिडेट वहां पर 7वें स्थान पर आया था जब उनकी सरकार। और 2017 का चुनाव हुआ था, वो मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो 52% वोट जनता ने हमें दिया। तो आजम खां के सिंबल पर हम कभी चुनाव नहीं लड़े। पर आप तो बहुत हाँ, ये अच्छे बात जरूरी खास है। आदमी गिने जाते थे, ये क्या नहीं। बात थी? खास आदमी क्या, देखिए जब वो एमपी का जो चुनाव हुआ था 2014 में, उसको उधर हमें उन्होंने बुलाया था कि आप हमारा चुनाव लड़ाइए, तब हमने चुनाव लड़ाया था। उनके सिंबल से हम कभी चुनाव नहीं लड़े। ओके, तो अब इस बार अभी जब नगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो वहाँ से क्या आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं? देखिए, वो बीसी महिला के लिए सीट आरक्षित है, और हमारी वाइफ चुनाव वहां लड़ रही है। पहले ही वही चेयरमैन थी, और इंशाल्लाह अभी वही जीतेंगे चुनाव। ये थोड़ा परिवारवाद नहीं है कि आपकी पत्नी नगर पालिका लड़े और आप विधायकी लड़ रहे हैं, एक ही घर में सब कुछ? नहीं, परिवारवाद नहीं है वो, चूंकि सीट महिला थी और महिला और भी महिलाओं को मौका मिल सकता है, आप ही की पत्नी क्यों लड़ेंगी? भाई प्रेजेंट चेयरमैन है तो प्रेजेंट चेयरमैन लड़ सकती है, उसमें सबको कोई भी सबको अधिकार है। अरे कैसे लड़ सकती है? देखिए, नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी की पत्नी को टिकट कहाँ दिया बीजेपी ने इलाहाबाद में? अब देखिए, तो आप परिवारवाद के आरोपों से बचना है तो अपनी पत्नी का टिकट आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा ना, वो उसमें सीट भाजपा ने जो हमारी सूची जारी करी थी, उसमें स्वार सीट रिक्त थी, इसलिए हमने जो है हम अपने दल से आवेदन किया, उन्होंने हमें टिकट दे दिया। हमारी वाइफ चुनाव वहां लड़ी, हमारी वाइफ लड़ रही है। ओके, तो आप किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे अंसारी जी? देखिए, हम जो वहां पर मूलभूत समस्याओं का बहुत ही जो है कमी है, उसको प्रयास करेंगे कि जो पहले जितने अपूर्ण काम है उनको पूरे कराए जाए। और यहाँ पर जो है कोई भी आज तक जब से देश आजाद हुआ है, एक बार के अलावा यहाँ पे चूंकि लोकल कहीं कोई एमएलए यहाँ बना नहीं है। एक बार 4 साल पड़े थे, उसके बाद सब रामपुर के ही एमएलए बने हैं। तो वहां पर कोई ऐसा कोई फैक्ट्री वगैरह कोई काम नहीं हुआ जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। लोग वहाँ बहुत बेरोजगार हैं। आजम खां का कितना प्रभाव है इस सीट पर अंसारी साहब? आजम खां का कोई प्रभाव नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आजम खां ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हुए हैं दोनों, इसमें एमएलए वाला चुनाव और एमपी का चुनाव में देख लिया होगा कैसे प्रभाव है। आपने उम्मीद की थी कि कोई हिंदू प्रत्याशी लाया जाएगा आपके खिलाफ? देखिए, अब ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो किसे चुनाव में टिकट दें किसे नहीं दें, इसमें पर गेम तो फंस गया ना। नहीं, कोई गेम नहीं फंसा। इंशाल्लाह कोई चुनौती नहीं है, चुनाव जीतेंगे 100%। ओके, आप भी चुनाव जीतेंगे और आपकी पत्नी भी? हाँ जी, वो भी जीतेंगे इंशाल्लाह। तो भैया ये दोनों लोग कैसे लड़ोगे, मतलब ये थोड़ा समझाओ हमें। नहीं, वहां लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली बार जो है मेरी वाइफ को 52% वोट मिला था। जितना वोट पड़ा था उसका 52% वोट मिला था। तो वहां तो जनता बहुत प्यार करती है, और वहां हर वर्ग हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बड़ी कमाल की जनता है, सिर्फ आपको और आपके पत्नी को ही प्यार करती है, बाकी किसी को बर्दाश्त नहीं करती। अब देखिए, आपके सामने है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मंडल में पहला स्थान आया था हमारा वाइफ का। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए शफीक अहमद अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप शफीक अहमद अंसारी जुड़े हुए थे स्वार से,
संजय चौधरी के पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जेपी पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, आपने मुसलमान सीट पर हिंदू प्रत्याशी दिया, मुसलमानों से इतना आपको क्यों थोड़ा दूरी बना रहे हो, क्या बात है? नहीं, अब उनकी सीट पर भी हिंदू? नहीं, क्या करें संजय चौधरी फिर? मतलब बताओ, अगर सब आप ही कर लोगे तो फिर ये क्या करें? ब्रिजेश जी, ये हमसे सवाल है ना? जी, आपसे। जी, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये तो हमारी ताकत है, और समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक भाइयों, विशेषकर मुसलमानों का जो रिश्ता है वो राजनीतिक दल का ही नहीं, दिलों से है। तो ये है कि वो तो हमारे कैडर है, तो वो तो नेतृत्व तय करता है। जाहिर है कि प्रतिपक्षी जो रणनीति अपनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जाती, चूंकि उसे जीतना मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, तो भाजपा की सीट है, 60% मुसलमानों ने टूट के आपको वोट दिया भाई साहब। अब जब लड़ाने की बारी आई तो आपने भी वही भेदभाव शुरू कर दिया। नहीं, हम कौन सा भेदभाव शुरू करते हैं? क्यों दिए हो हिंदू नहीं, प्रत्याशी हम को तो देखिए टिकट? अपने संगठन से लेके चाहे मतलब यहाँ विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, हर जगह उनको रहनुमाई देते रहे। और ये है कि अच्छा, ये बताओ, ये सीट किसकी थी? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि 2002 से ये सीट जो है जी, 2002 से मैं कह रहा हूँ, और 2022 तक यहाँ से मुसलमान जीतते रहे हैं, और आप उनके रिप्रेजेंटेशन को खत्म करके अब आपने अनुराधा चौहान को लगा ये रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं किया जा रहा। भाजपा का जो संभावित ध्रुवीकरण होने वाला था, आप जानते हैं कि उनको किस एजेंडे पे चुनाव ले जाते हैं, और पिछली बार का चुनाव तो आपको तो भैया पांडे बाबा, क्या मुसलमानों के टिकट काटना ही आपका मतलब तुष्टिकरण रोकना है, सांप्रदायिकता रोकना है? इसे टिकट काटने, मुसलमानों का टिकट काटो तो मतलब ये रुकता है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, टिकट काटने की दृष्टि गेम से ना फंस गया देखिए। बड़े जी। नहीं, आप टिकट काटने की दृष्टि से ना देखें। आपको याद हो, क्यों ना कहें? नहीं, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, मैनपुरी और खतौली में एक ही दिन मतदान हुआ, रामपुर में 54% वहां मतदान हुआ औसतन, और यहाँ 20% घटा दिया गया पुलिस बल के द्वारा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे मुस्लिम भाई उम्मीदवार होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी पे किस तरह का अत्याचार करती है ये सरकार, कि टीएन सेशन के पहले ये सुना जाता था कि मतपत्र लूटा जा रहा। सफीक अंसारी सुना? अंसारी साहब जोड़े से लड़ेंगे, जोड़े से। अंसारी साहब को तो शहीद करने के लिए लाया ही गया है। ये तो भाजपा एक ट्रायल कर रही है, मुझे उन पे सहानुभूति है। थैंक यू। उनको हारना है, उसके बाद भाजपा संजय चौधरी टिकट नहीं भारतीय देगी जनता पार्टी विधानसभा के प्रवक्ता हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। ये पत्थो बड़ा गजब हो गया कि मतलब मुसलमान भी लड़ेंगे बीजेपी गठबंधन से। देखिए ब्रजेश भाई, आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को आगे करने के लिए, पसमानदा उत्थान के लिए अपने प्रयास को शुरू किया है। विधान परिषद में भी आपने देखा होगा कि हमने पसमानदा समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया है, और अच्छी बात है कि हमारा जो सहयोगी दल है, अपना दल, उसने भी पसमानदा समाज के एक ऐसे व्यक्ति को उतारा है जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय भी लगातार जीतता रहा है, एक बेहतर प्रत्याशी। और मुझे लगता है कि चूंकि ये पहले भी सीट हमारे सहयोगी दल के पास थी, उसने एक अच्छा और बेहतर प्रत्याशी उतारा है, और वो हमारे उस अभियान से प्रेरित है जिसमें मुसलमानों में पसमानदा समाज को भी राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व मिले। ये उसी लाइन पर प्रत्याशी उतारा गया है। जनसंघ से लेकर 2017-22 तक बीजेपी हमेशा यहाँ से, बीजेपी या बीजेपी ने जिसको लास्ट टाइम आपने अपना दल इसको दिया, बाकी तो आप ही लड़े हैं, हमेशा हिंदू प्रत्याशी उतारा। ये क्यों आप इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं कि जिस सीट पर बीजेपी से हिंदू लड़े, अब आप मुसलमान लड़ाओगे? नहीं, आपने देखा होगा कि मैनपुरी की सीट पर, रामपुर की सीट पर शिव बहादुर सक्सेना जी, जो भारतीय जनता पार्टी से स्वार से 4 बार जीते थे, उनके पुत्र को हमने लड़ाया था। वो एक ऐसी सीट थी जहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की संभावना थी, तो वहां हिंदू प्रत्याशी उतरा था। और यहां हमारे पास इतना बेहतर प्रत्याशी अपना दल के पास है जिसका राजनीतिक रूप से एक अच्छा प्रभाव है, हमारी नीति से प्रेरित होकर पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व है। और मैं समझता हूं कि चूंकि पिछली बार भी ये सीट हमारे सहयोगी दल के पास थी, उस सहयोगी दल का ये परिवारवाद नहीं है कि उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरा, ये तो सज्जन, मैंने पूछा आपके सामने, ये तो आजम खां के वन ऑफ द मोस्ट राइट हैंड वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अब दुराव हो गया, अलग बात है। ऐसे मतलब बड़े खास लोग चिन्हित किए आपने? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का भी मोहभंग होना शुरू हो गया है, और ये इसी जैसे आपका हिंदुओं से हमने देखा है। रामपुर की
यस गो अहेड संजय जी, बोलिए। रामपुर की सीट पर अगर देखिए, रामपुर की सीट पर जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट है उस जगह पर अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी को भी उस दिशा में अपना एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मुस्लिम प्रत्याशी का उतरना और उसमें भी मुसलमानों में पसमंदा नेतृत्व का आगे आना भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, उसी लाइन पर इसमें प्रत्याशी दिया गया है। और मैं समझता हूं कि यहां के चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश के भावी राजनीति के नए निहितार्थ को गढ़ेगा। तो नंदी की पत्नी ने क्या गलती की थी, उनको भी टिकट दे देते? अब वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है, ये अपना दल का मामला है। दोनों दलों में अपने काम करने के तरीके में अंतर है, तो मुझे लगता है कि अपना थैंक यू, शुक्रिया आपका। और काम करने का राष्ट्रीय तरीका है, लोकदल वो के दूसरा है। प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। रोहित, शुक्रिया आपका। ये तो गेम बड़ा दिलचस्प है, स्पेशली स्वार का। छानबे का तो चलिए, मैंने बताया कि कम्युनिटी का वहाँ चुनाव है, जिसके साथ कोल समाज के 2-3 लीडर हैं, जैसे पकौड़ी लाल कोल। हर पार्टी से बेचारे अपना घूम घाम के जो सत्ता में रहती है उसके साथ रहते हैं। मैं आपसे थोड़ा स्वार वाले मसले पर चर्चा करना चाहता था कि बीजेपी गठबंधन से वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी और समाजवादी गठबंधन से वहाँ हिंदू प्रत्याशी, जबकि ये हिंदू लड़ाते थे, वो मुसलमान लड़ाते थे। इस बार ये दोनों ने गेम पलट कैसे दिया? ब्रिजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ 2 जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, एक टैक्स कलेक्टर स्टेट और एक इलेक्ट्रोपॉलिटिकल स्टेट। ये सिर्फ और सिर्फ जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स के नाम पे इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, और ये क्या कर रहे हैं? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वैट, सब कुछ ये कलेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉलिटिकल स्टेट, जो आपने अभी शुरू में विश्लेषण किया था, हर समय चुनाव, हम इनसे मुद्दों की बात कब करें, उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी संजय चौधरी जी, इनकी बातों में ही विरोधाभास है। देखिए, आप स्थिति देखिए कि ये चिमटे से भी मुस्लिम समाज को नहीं छूना चाहते। ये बात कर रहे हैं पसमंदा समाज की, बार बार इन्होंने एक पिंच करने का काम किया। ये मुस्लिम के अंदर भी जातियों को अब विभाजन करना चाहते हैं, लेकिन खुद चिमटे से भी नहीं छूना चाहते हैं। अपनी सहयोगी दल से इन्होंने कैंडिडेट उतरवा दिया। अच्छा, दूसरे की चिमटा लिए हैं आपने? हाँ जी, दूसरे उधार का चिमटा है, उधार का चिमटा है। दूसरी चीज, उनकी पत्नी अभी नगर निकाय का चुनाव लड़ रही है, तुरंत, बिल्कुल करंट, अभी इसी स्टेट में है ना, और वो लड़ रहे हैं। परिवारवाद खुलेआम हो रहा है, उसके लिए भी अब इन्होंने कह दिया, संजय चौधरी जी ने, जब पसमंदा मुसलमान की बात आई तो कह दिया कि हमने पसमंदा मुसलमान उतारा है, और जब परिवारवाद की बात आई तो बोले वो हमारा अपना दल ने उतारा। अब देखो आपके समाज के नंदी जी के साथ क्या हुआ, बेचारों को टिकट कट गया। नहीं, बिल्कुल, मुझे तो मतलब आपके समाज हुआ। के साथ सिंपैथी आ गई भाई, टिकट कैसे कटा, वो भी सिटिंग? नहीं, बहुत 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 लोगों के साथ हुआ। हमारे समाज के अगर लोगों की बात करेंगे तो हरदोई की स्थिति देख लीजिए। हरदोई में कहा, अरे मैं आपकी बिरादरी पे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, केवल सिंपैथी जताई मैंने। हाँ, नहीं, आप तो भावुक हो गए और पूरा का चिट्ठा खोलने लगे। नहीं, तो अब ब्रिजेश जी, दूसरी चीज, अभी शफीक साहब खुद ही बोल के चले गए कि देखिए, उपचुनाव में बहुत फर्क होता है ना। अब जब चुनाव लड़ना ही नहीं है तुम्हें भाई, तुम वोट डालने ही नहीं देना है, चुनाव लड़ना ही नहीं है भाई, सीधे सर्टिफिकेट दे दो। शफीक जो है वो हैबिचुअल प्रवक्ता नहीं है बेचारे, वो इस तरह बोल जाते हैं। हाँ, तो कभी आप लोग क्या है कि आप लोग पारंगत हो गए हो, कैसी भी गेंद आए खेल जाते हो, वो नहीं खेल पाए बेचारे। हाँ, नहीं ब्रिजेश जी, उनकी जो दिल की भावनाएं थी, देखिए, वो निश्चल व्यक्ति थे, भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं अभी वो, है ना। वो चुनाव अगर वो लड़ेंगे, पहली चीज तो भाजपा चुनाव होने नहीं देगी, वो तो सर्टिफिकेट बांटने का काम करेगी, और सर्टिफिकेट लेने के बाद भी शफीक भाई भाजपा में, ये अपना दल में रहने वाले नहीं है। वहां पे उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो वापस जो है आपको अलग ही दिखेंगे, आप ये देख लीजिएगा। लेकिन आप निश्चलता देखिए उनके अंदर। उन्होंने बताया कि ये मेन चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, यहाँ पे चुनाव थोड़ी ना होता, या तो पर एक बात बताओ, ये समाजवादी पार्टी को तो वहां से मुसलमान उतारना चाहिए था, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है पिछले 20 साल से, एक झटके में आप वहाँ हिंदू प्रत्याशी ले आए, तो सवाल तो मुसलमान भी पूछेंगे। देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, हम लोग विनिंग कॉम्बिनेशन देते हैं, हम विनिंग कॉम्बिनेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं कि कहां पे कौन जीत सकता है, पर अगर धर्म के नाम पे राजनीति करनी है तो वो खेल खाली भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी पे ये इल्जाम लगाना मुझे नहीं लगता कि कदापि उचित है। क्या अगर मुसलमान लड़ाते तो कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता?
नहीं, बिल्कुल ये यही तो ये चाहते थे कि हम इनके जाल में फंस जाएं, परंतु कहीं ना कहीं गठबंधन ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जो जिताऊ उम्मीदवार है, और जनता अगर चुनाव होगा ब्रिजेश जी, अगर चुनाव होगा, मैं फिर कह रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो सहयोग बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट है वो उत्तर जीत प्रदेश के में आएगा। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। अंशु जी, शुक्रिया आपका। स्वार सीट को लेकर कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और आप क्या करना चाहते हैं वहाँ पे? देखिए ब्रजेश जी, इस बाई इलेक्शन में हम 96 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, उनके बेटे को हमने टिकट दिया है, लेकिन स्वार सीट पे हम प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। क्यों? और उसका बहुत पार्टी की रणनीति है कि जो बीजेपी ने एक पासा फेंका है। कौन सा वाला जनता, तो आपने तो डिबेट में सारी बात मुझे नहीं पता, खुल के अपनी अपनी बात कहो, मेरे कंधे पे नहीं। जो बीजेपी ने अपनी पासा बोलो। जो बीजेपी ने पासा फेंका है, तो उस पासे में कोई फंसने वाला नहीं है। कौन सा पासा है और बताओ ना। आप आने वाले समय में देखिएगा ब्रजेश जी कि जो लोग ये कहते थे कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, अगर इस बैलेट बॉक्स में वोट डालोगे तो इसको गंगा जल से धोएंगे, तो कम से कम अब तो इनको प्रायश्चित कर लेना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन है ब्रजेश जी, इससे ये भी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति के लिए, अपनी स्वार्थ की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बताओ, कांग्रेस में देख रहा हूँ एक पैटर्न शुरू हो गया है, जैसे बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है, तो क्या कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है कांग्रेस? लड़ो चुनाव ना, कम से कम 200, 400, 500 जो भी आपके सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या सपा का झंडा उठा लें? नहीं ब्रजेश जी, हम हर जगह चुनाव लड़ते हैं, स्वार में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 96 में लड़ रहे हैं। कहाँ लड़े थे? लखीमपुर खीरी वाले में आप नहीं लड़े थे, मैनपुरी में नहीं लड़े थे, पार्टी और का वहाँ नेतृत्व, पार्टी का मुजफ्फरनगर नेतृत्व, खतौली सीट पे नहीं लड़े थे आप ब्रजेश जी, इसमें देखिए पार्टी का जो नेतृत्व आजमगढ़ नहीं लड़े थे आप। जो निर्णय लेता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ते हैं, पूरे देश में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ने की लड़ते स्थिति हैं। में नहीं है। अब आजमगढ़ में नहीं लड़े थे, लेकिन 96 में लड़ रहे हैं। तो जो कार्यकर्ताओं की राय और नेतृत्व का निर्णय है वही कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन इस तो बाई जो भी इलेक्शन आपके में सपोर्टर्स हैं, आपकी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, वो किसको वोट दें फिर? नहीं, आप आने वाले समय में इसका भी निर्णय हो जाएगा, इसका निर्णय होगा। भैया अपील तो करोगे कि इस फलाने को वोट दे दो। नहीं, हमारा प्रत्याशी तो 96 में खड़ा है, वहां तो हम लड़ ही रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वार पे ब्रजलाल खाबरी जी भी वहां जो पर भी पहुंचे 200, थे और 400, कांग्रेस 1000, पूरी ताकत 10,000 वोट लगाएगी। जो भी आपके हैं वो कहाँ जाएं? नहीं, वो अभी आप देखिएगा, वो आने वाले समय में बिल्कुल उचित निर्णय लेंगे। कहाँ? और उचित निर्णय लेकर अंसारी जी या अनुराधा? नहीं, जो भी समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, जो भी समाज को बांट रहे हैं, और जो भी इस डर से चुनाव में नहीं गए, पहले तो लड़ते थे, अब नहीं लड़ रहे। एक काम करो, सपा के झंडे के नीचे आ ही जाओ, अब ऑफिशियली आ जाओ, अब ये लुका छिपी बंद कर दो। नहीं, ऑफिशियली अनऑफिशियली नहीं ब्रजेश जी, ये चिलमन की ओर से मत झांको, सामने आओ। देख, कोई लुका अब छिपी ये नहीं। चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर राजनीति करती है, जहां पर भी आवश्यक होती है। आपको बुरा न लगे, मैं साफ साफ कह दूं, आप समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू हैं, वो भी बिना बुलाए। नहीं ब्रजेश जी, हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं, और ना बुलाने और ना बुलाने की बात है, लेकिन राजनीति में समय समय पर जो निर्णय होते हैं उसके पीछे रणनीतिक हिस्सा होता है। यूसुफ अंसारी जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। अंसारी जी, शुक्रिया आपका। ये बड़ा स्वार वाला आपने देखा, बड़ा कमाल हो गया। बीजेपी गठबंधन मुसलमान प्रत्याशी, सपा गठबंधन हिंदू प्रत्याशी, और दावे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। एक दूसरे का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म कर रहे हैं, वो मुसलमानों का, ये हिंदुओं का। ये क्या चल रहा है और किसके पक्ष में क्या बातें रहेंगी? आपको क्या लगता है ये क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, ये वही चल रहा है। जुलाई में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हैदराबाद में, उसमें प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे बाकायदा कि भाई पसमानदा मुसलमानों को के बीच पार्टी का पेनिट्रेशन बढ़ाइए और वहाँ पार्टी का जनाधार बढ़ाइए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने पहला जो सम्मेलन किया था, पसमानदा सम्मेलन, वो रामपुर में किया था। और तभी से इसके कयास लग रहे थे कि अगर कोई विधान उपचुनाव होंगे तो इस बार बीजेपी खुद तो उम्मीदवार नहीं देगी मुस्लिम, लेकिन अपना दल को देगी। और इत्तेफाक से ये हुआ कि अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई, और वो सीट चूंकि पहले अपना दल लड़ चुका था, वहाँ से जो मेन चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, उसमें वो सीट अपना दल को मिली थी।
तो एक बहाना भी मिल गया कि भाई अपना दल के बीजेपी पहले चुनाव सामने लड़ा से था तो चुनाव अपना दल क्यों को नहीं दे लड़ दिया रही है है? और पहले अपना दल आजमगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। सामने से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? ये बीजेपी की ये देखिए ये पार्टी की रणनीति है इसमें, चूंकि पहले भी उन्होंने ये दी थी अपना दल को, और कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई सीट समझौते में किसी दूसरे अपने सहयोगी दल को दे दी जाती है तो उसका कब्जा उस पर बरकरार माना जाता है, रखा है अपना दल देती है। इसका, तो मुझे लगता है उसी वजह से कुछ नहीं है उनका, जो है बीजेपी का है। नहीं। वो तो बीजेपी ने बस दे रखा है एक सीट, लड़ लो जाके। देखिए क्या है उनका वहां पे, जनसंघ के समय से सीट बीजेपी जीतती आई है। बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है, इसका जवाब तो कोई बीजेपी का प्रवक्ता दे पाएगा। एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बैकफुट पे जरूर आ गई है मुस्लिम मुद्दों को लेकर के। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, खासकर अखिलेश यादव पर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि भाई आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात कही थी कि भाई मुसलमानों ने सारा वोट समाजवादी पार्टी को दिया था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और मुसलमानों के साथ वो खड़े नहीं हुए, चाहे वो शहजील अंसारी के पेट्रोल पंप पे बुलडोजर चलाने का मामला हो या कहीं और मामले इस तरह के हुए। तो अब इससे ये बात साबित हो गई है कि जो आजम खान मुलायम सिंह के खासम खास रहे, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत में रहे, उनके बेटे तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तमाम लोगों के बीच घूमते होंगे, बातें करते होंगे। पसमानदा समाज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या है इस समाज के दिमाग में? मतलब समझा नहीं, सवाल आपका समझा नहीं मैं। मतलब पसमानदा समाज के दिमाग में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए ये तो ब्रजेश जी बहुत ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब ढूंढने में बहुत मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि पसमानदा समाज को तो राजनीति के हाशिए पर सभी पार्टियों ने रखा। बहुत आसान सा सवाल है। नहीं, हाँ आसान, बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान सवाल है, लेकिन चूंकि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और पसमानदा आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ जवाब बता रहा हूँ। अभी शफीक अंसारी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब हमने आजम खान के सिंबल में कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके नज़दीक रहे। तो मैं गुस्सा, मतलब बीच में मैंने टोकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी को बीच में टोकने की। चुनाव तो वो तब लड़ते आजम खान के सिंबल से जब आजम खान उन्हें टिकट देते। आजम खान की तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने अपनी पार्टी में पसमानदा मुसलमानों को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये तो पसमानदा मुसलमानों को जो बीजेपी ने कोशिश की है, आउटरीच बीजेपी कर रही है पसमानदा मुसलमानों को, वो इसलिए कर रही है। ये कोई एक्सपेरिमेंट है जो बीजेपी करके देखना चाहती है पसमानदा मुसलमानों के साथ स्वार्थ के माध्यम से? ये कोई एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है। और अगर बीजेपी का काडर बीजेपी की लाइन, प्रधानमंत्री की लाइन पर एकजुट होकर अपना दल के उम्मीदवार को वोट करेगा और बीजेपी अगर ये सीट जीत जाती है तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल कहना चाहिए इंडिकेशन होगा, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत होगा पसमानदा मुसलमानों के लिए। मतलब ये बीजेपी की टेस्ट फ्लाइट है। पसमानदा मुसलमान मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर टेस्टिंग है, उसकी स्ट्रेटेजी की टेस्टिंग हो रही है। शुक्रिया आपका अंसारी जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये तो बड़ा अजब गजब चल रहा है। मैंने देखा कि नॉमिनेशन के 1 घंटे पहले समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान का नाम घोषित कर दिया। बीजेपी गठबंधन यानी अपना दल, इससे शफीक अहमद अंसारी लड़ रहे हैं। ये क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? ये असली हृदय परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नया प्रयोग है कि वो मुसलमानों से दूरी नहीं चाहती है, प्यार चाहती है। और वो जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने वाली बात थी, उस पर वो बैक डोर से, बगल के दरवाजे से अपना प्यार लुटा रही है। अब वहाँ पर अपना दल का कुछ तो है नहीं, लेकिन अपना दल को, अपने सहयोगी पार्टी को टिकट देकर बीजेपी ने मुसलमानों को कहा भाई पहले जो जीता था वो सपा से था, वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान हैं। और अच्छा, आजम खां के परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी अगर किसी और को टिकट देती मुस्लिम को, तो फिर वो आजम खां के पैरेलल कोई एक नेता खड़ा करने की तरह हो जाता उस ज़िले में। तो स्वाभाविक है कि सोचा गया होगा पार्टी के किसी वर्कर को दे दिया या हिंदू समाज के आदमी को दे दिया जाए।
देखिए, ये पहला ऐसा वाकया है और मौका है कि देश के इतिहास में जब पिता और पुत्र दोनों की विधानसभा सदस्यता चली गई हो। कभी ऐसा देश के इतिहास में हुआ नहीं था। और अब्दुल्ला आजम की तो 2-2 बार गई, एक पिछली विधानसभा में गई, एक इस बार गई। अब वो कोर्ट भी गए हैं, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिल नहीं पा रही है। अब ये चुनाव तो होगा, और चुनाव आप जानते हैं उपचुनाव कैसे होता है। अभी आकाश लाला वाला चुनाव लोगों ने देखा ही था कि आकाश लाला बहुत समय से आजम खान से लड़ते आ रहे थे, बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और वोट पड़ा 28%, और उसमें भी आकाश लाला पीछे जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीते। अब अब्दुल्ला का नंबर आया है, आजम के बेटे का। अब वहाँ पर देखिए, तो ये उपचुनाव तो साफ है कि सरकारें जीतती है, जो सत्ता में होता है वो जीतता है। और उपचुनाव रामपुर का हो तो वहाँ और जीतना ज़रूरी है। तो स्वाभाविक है कि देखो, पुलिस लड़ेगी, लाठी लड़ेगी, डंडा लड़ेगा। चुनाव तो ऐसे होगा, हल्ला मचेगा कि वोट नहीं डालने दिया गया, वोट नहीं पड़ पा रहा है, मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। से ये सब होगा ड्रामा, और रिजल्ट सबको पता है क्या होगा। तो ये अभी जो मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने कहा कि रिजल्ट सबको मालूम है, रिजल्ट तो मालूम है चुनाव का, क्लियर है। अब ये दोनों सीटें ज़रूर है कि एक बीजेपी की थी, एक सपा की थी, तो 2 सीटें बीजेपी की कम हो जाएंगी, वो चली जाएंगी उनके सहयोगी दल के खाते में। लेकिन ये अपना दल को सीट देने के बाद क्या बीजेपी चुपचाप घर बैठ जाएगी? बीजेपी को ही लड़ाना है, बीजेपी को ही जिताना है। तो योगी की सरकार में अब तक जितने उपचुनाव हुए सब बीजेपी जीती, उसके समर्थक जीते। तो ये भी उनको जिता के मैसेज तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कहो कि साधारण ताकत से अपना दल के वोट से जीत जाएगी, वहाँ अपना दल सपा को हरा लेंगे, तब तो मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आजम खां के ऊपर तमाम सारे आफतें आईं, उसके बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। हालांकि वो ये ज़रूर सोचते होंगे कि अगर सांसद बना रहते, ना देते इस्तीफ़ा, तो अभी तक तो सांसद रहते कम से कम। ये सांसदिक इस्तीफ़ा दिए और विधानसभा में सदस्यता चली गई, इधर सजा हो गई। तो ये उनके हाथ से दोनों चीज़ें निकल गई। तो ये चुनाव तो दिलचस्प होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है। एक बात और कहूँगा, अंशु अवस्थी बैठे, कांग्रेस की हिम्मत को आप दाद दीजिए, और इनके जो जज्बात हैं उनको, चाहे जितना चुनाव हो सब लड़ेंगे, सब हारेंगे, सब में जमानत जब्त हो जाए, लेकिन प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे। अभी इन्होंने अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया है मिर्जापुर वाली सीट पर, 96 वाली पर। तो वो जो मामला है वो हिम्मत की बात है। कांग्रेस में आसान नहीं है कि कोई ऐसे चुनाव लड़के जीत, जान रहे हैं कि जमानत नहीं बच पा रही है, लेकिन कहा थे पार्टी के बिल्ला और झंडा तो कम से कम लाग जाए। अब पता नहीं इसमें कितना दम है। तो ये जो चुनाव है वो अतीत के उदाहरणों से सबक लीजिए। लोकसभा के उपचुनाव हुए, वहाँ सब भाजपा जीती, विपक्ष हारा। विधानसभा के हुए, वहाँ पर भाजपा जीती, और फिर अब उसके समर्थक का नंबर है। तो ये इस चुनाव में भी आप बहुत उम्मीद न करिए विपक्ष कोई ऐतिहासिक उपलब्धि बना पाएगा। चुनाव हमेशा जातिवाद पर होते रहे हैं। चुनाव जो सरकारें सत्ता में रहती हैं उनके दम पर होते हैं, और इस बार मुसलमानों को एक विकल्प मिल जाएगा कि भाई भाजपा के सीधे कमल के फूल पे वोट न दबाएं, तो उनके समर्थक के सीट पे उनको हाथ, उनका जो है उंगली कांपेगी नहीं। अब ये देखिए कि मुसलमान कितनी संख्या में सपा कैंडिडेट का साथ देता है रामपुर में, क्योंकि वहाँ आजम खां की अपील अभी वहाँ महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस देश में 24 घंटे चुनाव की बात हो, 7 दिन इसी पे चर्चा हो, राजनीतिक दल तैयारी करते हों, वहाँ पर हम अच्छी शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, तरक्की पर, चिकित्सा पर, भुखमरी पर, जात पात पर, धर्म पर, इन सब चीज़ों पर चर्चा करके अपना समय व्यर्थ करते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार
एक उपचुनाव में जो रामपुर का हुआ था, एक साहित्यकार ने एक शेर लिखा था कि भाई वहाँ पर तो सब आप ही का है, तो वो उसी पर मैं दोहराऊंगा, आप सुनिएगा कि वक्त नूर को बेनूर भी कर देता है और छोटे से जख्म को नासूर भी कर देता है, और कौन चाहता है राज दरबार से दूर होना, लेकिन समय सबको मजबूर कर देता है। आजम खां आज उसी तरह से उनका परिवार मजबूर है, पूरा परिवार सदन से बाहर है। तो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में 2 असेंबली सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मिर्जापुर की 96 सीट और दूसरी रामपुर की स्वार सीट। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, इस चुनाव में स्पेशली ये जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें गंभीर आरोप लग रहा है बीजेपी पर परिवारवाद का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके सहयोगी दल लड़ रहे हैं और उन्होंने परिवार में ही सीट दी है। तो क्या आपसे कंसल्ट नहीं किया, आपसे बात नहीं की? जैसे 96 सीट पर पकौड़ी लाल कोल जो सांसद हैं, उनके बेटे जिनका निधन हुआ, निधन से सीट रिक्त हुई, अब पकौड़ी लाल कोल की बहू को टिकट दे दिया गया। एक तो ये परिवारवाद, पिता पुत्र अब बहू। अब आ जाइए आप स्वार सीट, शफीक अहमद अंसारी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी नगर पालिका चेयरमैन का। अगर ये परिवारवाद नहीं है तो किसे परिवारवाद कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी क्षेत्रीय दल हैं, निश्चित रूप से उनमें परिवारवाद है। और परिवारवाद के आधार पे हमने देखा ना, हमारी डिबेट में परिवारवाद की सबसे बड़ी बात कौन कर रहा था? लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले चरण सिंह होते हैं, उसके बाद जब वो मरते हैं तो अजीत सिंह होते हैं, अजीत सिंह मरते हैं तो एक सेकंड, नो रोहित प्लीज, रोहित अपनी बारी का वेट करो। बोलिए संजय जी, गो अहेड। तो दूसरे राजनीतिक दलों को देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक दल भी उसी वंशानुक्रम से चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो हमारा सहयोगी दल है वो भी, उसके भी राजनीतिक नेतृत्व उस प्रकार से हैं। हम अपनी पार्टी में जरूर इस बात की अपेक्षा करते हैं और हम अपनी पार्टी में करते भी हैं कि इस प्रकार की वंशानुक्रम की राजनीति के आधार पर आगे चीजें ना हो। आपके सहयोगी दल ने गलत किया तो अब आप लोगों के बीच किस आधार पर जाएंगे वोट मांगने की? परिवारवाद को वोट दो? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये परिवारवाद से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति का, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो महत्वपूर्ण फलक है, देखिए आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की मुस्लिम राजनीति की बात हो रही है, उसके यथार्थ देखिए आप। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में 2 MLC हैं, भारतीय जनता पार्टी के 4 MLC मुसलमान हैं, और इन 4 में 2 पसमानदा हैं। और हम लगातार मुस्लिम राजनीति के आधार पर जो लोग पिछड़ गए थे, जिनको राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व नहीं मिल रहा था, उनके लिए हम राजनीतिक आपके सहयोगी दल ने आपसे बात नहीं की कि वो परिवार में टिकट बांट रहे हैं? देखिए, सहयोगी दल इस बात में स्वतंत्र है कि अपने अंदर कौन सा निर्णय करते हैं, वो कौन सा निर्णय करते हैं। ये थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो गया कि जब आप वोट मांगने जाएंगे तो कार्यकर्ता कहेंगे परिवार में टिकट है। नहीं, लेकिन जब आप सीट किसी दूसरे को देते हो तो आप कम से कम, वो राजनीतिक दल अपने मामले में स्वतंत्र होता है कि वो किसे टिकट दे रहा है, ये उनका मामला है। हम उनके आंतरिक लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पर ये आप मानते हैं कि न देते तो ठीक रहता? भारतीय जनता पार्टी नहीं, निश्चित रूप से न देते तो अच्छा होता, लेकिन अगर उन्होंने दिया है और बेहतर राजनीति के आधार पर मुसलमानों का पिछड़ा वर्ग, जिसे न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम परस्त राजनीति के दौर में भी अपना प्रतिनिधित्व ढूंढना पड़ता है, उसको नहीं मिल पाता है, तो एक बेहतर पहल के आधार पर ये थैंक यू संजय चौधरी, मुझको लगता है देखा जाएगा। जेपी पांडे, परिवारवाद के आरोपों के बीच बीजेपी का कहना है कि चूंकि अब सहयोगी दल ने दिया है, नहीं देते तो ठीक रहता, लेकिन आपने तो पूरी एक कम्युनिटी का ही टिकट उड़ा दिया। नहीं, हमारी कम्युनिटी, पकौड़ी लाल कोल आपके यहाँ भी रह चुके हैं।
नहीं, ये तो परिवारवाद के संदर्भ में मैं याद दिला दूं कि इनके खुद की पार्टी जो दूसरे अपने सहयोगी पे आरोप मढ़ रहे हैं, ये खुद हमारे बड़े भाई जिस परिवार से जुड़े रहे हैं, बाबूजी के बाद जो इनके पुत्र आज विधायक मंत्री हैं, वो अब आनुवंशिक क्रम में नहीं है, तो शायद मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। और आप लखनऊ में अगर पूरे वार्डों में चले जाइए तो राजनाथ जी का एक लड़का तो विधायक है ही है, अब ये उनके दूसरे लड़के किस पद पे हैं, सबसे बड़ा फोटो उन्हीं का है। मैं तो लखनऊ में हर वार्ड में घूम के परेशान हूँ। तो ऐसा तो वंशवाद कहीं नहीं है, फिलहाल उस पर चर्चा नहीं है, तो मैं उसका क्या बताऊं। ये दूसरे के घर में जरूर झांकते हैं, पहले अपना देख लें। और वंशवाद का या अपराधियों का या जिस उच्च सदन में प्रतिनिधित्व की पिछड़ा, आप मुसलमानों के बीच जाके क्या कहोगे कि आपने हिंदू प्रत्याशी उतार दिया है अब्दुल्ला आजम का टिकट? सुनिए, मतलब उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद देखिए जो स्वार सीट पे है, क्या जवाब देंगे मुसलमानों मैं को? बता रहा हूं, स्वार सीट पे जो चुनाव है वो इस संदर्भ में है कि राज्य जब खुद माफिया की ताकत ग्रहण कर ले और एक मुसलमान पे ऐसा अत्याचार हो। आजम साहब बताइए क्या माफिया थे? उन पे सैकड़ों मुकदमे, ऐसे मुकदमे जो बकरी चोरी का है, पुस्तक चोरी का है, अवैध विद्युत कनेक्शन का है। पर वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी लव्स पसमानदा कम्युनिटी, प्यार करते हैं उनको। अरे इनका पसमानदा, देखिए मुसलमानों का सामाजिक मतलब जो ढांचा है, ये जिस तरह से हिंदुओं में बांटो राज कर और विभाजन करो अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना ली है, डिवाइड एंड रूल वाली, हाँ। तो ये इस्लाम को समझते ही नहीं। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन जरूर है, थोड़ी बहुत सामाजिक तो आप ही के पास है समझने का नहीं। इस्लाम वाला, इस्लाम में जो रिफॉर्म होगा समाज का, वो उस धर्म से पैदा होगा। कोई दूसरा व्यक्ति, अंग्रेज हमारे यहाँ सती प्रथा खत्म किए थे, क्यों हम विरोध कर रहे थे? क्यों तिलक जी कहे कि नहीं हम बाल विवाह नहीं इनको खत्म करने देंगे? दुनिया में कहीं कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसका सुधार दूसरे नेतृत्व का राज जो हिकारत करता। तो आपके बड़े नेता जाएंगे प्रचार में? बिल्कुल जाएंगे। आजम खां का क्या होगा? नहीं, आजम साहब का तो पूरा आशीर्वाद ही रहेगा, उन्हीं का तो राजनीतिक प्रतिशोध, मतलब जनता बैलेट के थ्रू लेगी। प्रतिशोध नहीं, उनके साथ जो हुआ है वो जनता चुनाव और आपका प्रतिशोध, नहीं, जनता प्रतिशोध लेगी बैलेट के थ्रू। थैंक यू। रोहित अग्रवाल, ये क्या तो संजय चौधरी कह रहे थे, मैं उस वक्त रोक दिया था उनको। मैं समझता हूं आपको बुरा लगा होगा, आप जो जवाब देना चाहें। छोटी सी लिस्ट है ब्रजेश जी, छोटी सी लिस्ट है, थोड़े से नाम पढ़ देता हूँ, कुछ नाम पढ़ देता हूँ, बहुत छोटे छोटे नाम है। पीयूष गोयल जी वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी माधवराज सिंधिया जी के बेटे हैं। देवेंद्र फर्नांडिस जी, शरद त्रिपाठी है ना, और आपका चंद्रशेखर जी के बेटे हैं नीरज शेखर जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, नारायण राणे जी, किरण रिज्जू जी और मेनका गांधी जी है ना, जो गांधी परिवार से आते हैं, जिनको दिन भर ये लोग कोसते हैं। रीता बहुगुणा जी, जो कि मुझे लगता है पिछले चुनाव में तो मुझे लगता है जमीन में लौट रही थी रीता बहुगुणा जी कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दोगे तो जो है पता ही नहीं क्या हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हो, समझ गए आप जो लिस्ट पढ़ रहे हो, कहना क्या है? हाँ, नहीं, ये लिस्ट जो है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लिस्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार भूल गए को उजागर करता है। सिंह का परिवार जब वो जीवित थे, 3 पीढ़ी बीजेपी में है और तीनों पोजीशन पे थी, एक गवर्नर, एक एमपी, तीसरा मंत्री। नहीं विजय जी, मैं भूला किसी को नहीं हूँ, नाम बहुत रुकिएगा एक सेकंड भाई, संजय जी रुकिए जरा, धर्मेंद्र रोहित को बोल लेने दीजिए, है ना, अनुराग ठाकुर जी है ना, पंकज सिंह जी। मैं समझ गया, पूरी लिस्ट का टाइम नहीं है, बस ये कि आप कहना क्या चाहते हो ये थोड़ा। ब्रजेश जी, स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो परिभाषा भी बदल देती है और अब तो इतिहास भी बदलने लग गए हैं। अंग्रेजों की दलाली करने वाले अब इतिहास बदल के ये करना चाहते हैं कि साहब हमने ही देश को आजादी दिलवाई थी। पर संजय चौधरी ने एक बात खुले मन से स्वीकार की कि न देते तो अच्छा था परिवार को टिकट, कहा तो अब क्या करें, कोई जाके वहां डंडा लेके थोड़ी खड़े हो जाएंगे आशीष पटेल के सामने की ना दो। पहले राउंड में तो ये कह रहे थे पसमंदा मुसलमान को हमने टिकट दिलवा दिया, दूसरे राउंड में कह रहे हैं ना देते तो अच्छा था। मतलब, और दूसरी चीज, अनुप्रिया पटेल जी का खुद का परिवार पूरी तरीके से राजनीति में, वो क्या सोनेलाल पटेल जी की संतान नहीं है? कहा कि भाई हमारा जिससे गठबंधन है वो भी अनुवांशिक क्रम में है, कहा तो और क्या करें, हम मत्थे पे चिपका लें? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो परिवार तोड़ने में बहुत विश्वास रखती है। अब ये शफीक साहब को टिकट देने का कारण क्या है? क्योंकि वो आजम खान साहब के परिवार से आ रहे थे, अब उनको उनसे तोड़ना था, उनसे तोड़ के उनको टिकट दे दी। ओके, संजय चौधरी जी आपके पास 20 सेकंड में रिप्लाई करने को, मुझे डिबेट में आगे बढ़ना है। संजय चौधरी जी 20 सेकंड। संजय चौधरी साहब क्या रिप्लाई करेंगे, तो टंडन जी के बारे में बताएं। थैंक यू, शुक्रिया, बोलिए भाई संजय जी। देखिए,
देखिए, मैंने इसी बात को कहा था कि राजनीतिक दल का नेतृत्व वंशानुक्रम के आधार पर तय होता है। आप देखिए ना, परिवारवाद की परिभाषा भी यही तय करेगी। मैंने कहा और जिस तर्क के साथ में था वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो लोकदल हो और चाहे वो अपना दल हो, इसमें दिख रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बदलकर उसी वंश में आएगा, ऐसा न कभी हुआ है और ऐसा न कभी आगे होगा। मतलब अगर नेतृत्व में कुछ वंशानुक्रम है तो वो परिवारवाद है, नहीं तो नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, कोई राजनीतिक दल केवल उसका नेतृत्व केवल एक परिवार, उस परिवार का बेटा, फिर उसका पोता, और अगर चुनावी राजनीति में परिवार है तो वो कोई समस्या की बात नहीं। नहीं, वो आए, लड़े, लड़कर जीते, वो दूसरी बात। अच्छा, इस लखनऊ का उदाहरण केवल वही अगर मंत्री हैं कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका पूरा परिवार आपके यहाँ पद पे है। नहीं, हो सकता है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व बपौती हो जाए किसी परिवार की, मुझे लगता है कि इससे तो कम से कम बचना चाहिए। ऑल राइट। अंशु अवस्थी भाई, परिवारवाद की व्याख्या अलग है। संजय चौधरी के कहना है कि अगर नेतृत्व में परिवार है देन ओनली परिवारवाद, अदरवाइज इट्स नॉट ए बिग डील। ब्रजेश जी, देखिए, ये हर एक राजनीतिक दल में वो है, इसको अगर ये कुरीति कहते हैं तो कुरीति, और नहीं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। लेकिन अब इन्होंने कहा कि बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भैया, आपकी पार्टी के बेटे उठा के जो इसमें किए बन जाते हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है, अस्पताल में भर्ती कराती, तो योग्यता भी तो चाहिए। अब वो विधायक ही बन सकते हैं, तो वो तो बनाने में आप कोई कोर कसर तो छोड़ नहीं रहे। अब राहुल महाजन के बारे में सबको इस बात को पता है कि उनकी क्या हालत हुई। आपने तो बड़ा प्रयास किया लॉन्च करने का। खैर, हमारा कहना सिर्फ ये है कि परिवारवाद आप करिए, आपको मुबारक, लेकिन कम से कम जिस बात पर आप दूसरों को गलत कहते हैं, यदि वो आपके यहाँ भी है तो उसको भी गलत मानिए। अब ये कौन सी बात हुई कि हम साहब परिवारवाद नहीं करते, हमारे सहयोगी लूटपाट मचा रहे, मचाने दीजिए, हम तो नहीं छूते हैं। ये अच्छा है। थैंक यू अवस्थी जी, बढ़िया, शुक्रिया। यूसुफ अंसारी जी जाने माने पत्रकार हैं। तो मैं ये मानूं कि स्वार सीट का जो भी निर्णय आएगा यूसुफ भाई, तो वो एक संदेश होगा कि पसमानदा किसके साथ। हाँ, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ये एक संदेश होगा, और बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए। बीजेपी का मकसद ये है कि उसके पास ऑलरेडी जो कंसोलिडेटेड वोट है उत्तर प्रदेश में, जो करीब 40-42% हो चुका है विधानसभा चुनाव में, और अगर पसमानदा का नाम पे उसे 2-3% और मिल जाता है तो बीजेपी तो लंबे समय तक राज करेगी उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी को इसमें करना क्या है, कुछ पसमानदा मुसलमानों को एडजस्ट ही तो करना है, चाहे वो आयोगों में, पार्टी में कुछ अच्छे पदों पर और कुछ बोर्ड में। नहीं, तो इतना तो बीजेपी कर ही सकती है, उसे तो मुसलमान चाहिए, उसे क्या फर्क पड़ता है कि साहब वो देखिए, कम्युनिटी के बारे में कोई नहीं सोचता है। जो राजनीति में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि साहब कोई कम्युनिटी के बारे में सोच के काम करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिटी की डिमांड, कम्युनिटी के भले के लिए जो लोग अगुवाई करते हैं, जो आगे आते हैं, उन्हीं का भला होता है, उनसे जुड़े कुछ परिवारों का भला होता है। कम्युनिटी तो जस की तस है। और मैं सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या पसमानदा कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के हर हिस्से की बात कर रहा हूँ। क्या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो क्या सारे यादवों का विकास हो गया? क्या चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, अजीत सिंह मंत्री बन गए तो क्या सारे जाटों का हो गया? क्या मायावती बन गए तो क्या उनके समाज के सारे लोगों का विकास हो गया? देखिए, राजनीति में जो आगे बढ़ता है वो अपने लिए बढ़ता है, और ठीक है, उसके वो एक टैग लेके चलता था, मैं किस कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो पसमानदा समाज के भी कुछ लोगों का भला हो जाएगा, जैसे पहले होता रहा दूसरी पार्टियों में। बिहार में अली अनवर और एजाज अली आए, राज्यसभा में रहे। अली अनवर तो पूरे 12 साल रहे। पर मुझे बताओ, पसमानदा पॉलिटिक्स करने वाले कई लोग आए, वो भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अयूब खान हो या दूसरे नेता हो, ये सब आए तो, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। मुसलमान एक नाके से वोट करता है और वो कम्युनिटी फीलिंग नहीं रखता है। नहीं, देखिए, डॉक्टर अयूब तो पसमानदा की राजनीति नहीं कर रहे थे। वो ठीक है, पसमानदा समाज से आते थे, लेकिन वो पसमानदा की राजनीति नहीं कर रहे थे, वो सीधे मुसलमानों की राजनीति कर रहे थे। बाकी उत्तर प्रदेश में पसमानदा को लेकर के कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, ये बात सही है। जो आंदोलन हुआ, जिसके नतीजे आए, वो बिहार में हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने
कोशिश की थी, लेकिन वो किसी ना किसी पार्टी का हिस्सा बन के बाद में रह गए। जैसे एक अनीस मंसूरी थे जिन्होंने कोशिश की थी। जी, वर्तमान में जो माहौल है, आपको लगता है कि मुसलमानों के बीच कोई डिवीजन हो पाएगा? जो वर्तमान हालात और जैसा नैरेटिव है उत्तर प्रदेश में। देखिए ब्रजेश भाई, मुसलमानों के बीच पसमानदा मुद्दे पर ऑलरेडी डिवीज़न है, और आज से डिवीज़न नहीं है, ये बहुत पुराना डिवीज़न है। पसमानदा मुसलमान अपने हक की बात अगर करते हैं और उन पर यह आरोप लगता है कि भाई आप डिवीज़न कर रहे हो, अरे भाई पसमानदा के नाम पे या छोटी जात के नाम पे बरसों से मुसलमानों के जो एक अंतिम सवाल है, आप खुद पसमानदा कम्युनिटी से आते हैं, जब ये लोग आप अपने समाज में कभी भेदभाव का शिकार हुए? जी देखिए, भेदभाव का शिकार, अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, आपने कहा आखिरी सवाल है, वो तमाम संघर्षों से जूझ के हम आगे निकले हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, कुछ कह रहे थे रोहित, 10 सेकंड। रोहित 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ये है कि एक पसमानदा समाज के व्यक्ति को इन्होंने मंत्री बनाया है, उसके साथ गवर्नर हाउस में किस तरीके की घटना हुई थी वो मुझे लगता है पूरे देश ने देखी थी। क्या हुआ? तो ये सम्मान देते हैं ये। क्या अरे हुआ? वहां स्थिति ये थी, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया था, उनको धक्का दे दिया गया। अरे कोई नहीं, वो दूसरे मंत्री को बैठना था ना, उसी समाज के थे। नहीं, तो संजय चौधरी के मित्र हैं करीबी, अब वो क्या कहें? क्यों नहीं बैठना था, कुर्सी चाहिए थी, ले लिया। ब्रजेश भाई, जब क्यों नहीं एक्शन लिया इन्होंने? क्यों नहीं एक्शन लिया? मंत्री को राजभवन में मुख्यमंत्री के सामने, नहीं, आप ये सोचिए कि जब एक मंत्री को मुख्यमंत्री के सामने राजभवन जैसी जगह पे इस तरह धक्का के पीछे हटा सकता है, तो आम समाज में कितनी बड़ी बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद दिलचस्प परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।